हेलो दोस्तों, नमस्कार। मास्टर एजुकेशन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे रासायनिक बलगतिकी केमिकल काइनेटिक्स के बारे में बताएंगे। इस पार्ट से हम केवल इतना ही बताएंगे कि जो कक्षा 12 और बीएससी तीनों ईयर के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, केवल अति महत्वपूर्ण प्रश्न ही हम पार्ट से बताएंगे। तो आप समझ लीजिए। सबसे पहले रासायनिक बलगतिकी का परिचय के बारे में थोड़ा सा ये समझ लेते हैं, लेकिन हम आपको केवल इस पार्ट से अति महत्वपूर्ण प्रश्न ही बताएंगे जो कि परीक्षा में अति आवश्यक हैं। केवल उन्हीं प्रश्नों का समावेश हम आपको करेंगे इसमें। तो आप ये हमारे इसे चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप वीडियो रोक रोक कर लिख लीजिए। थोड़ा लिखावट पर आप अपनी तरह से समझ लेंगे, साम दिखाई तो दे रहा है लेकिन आप समझ लेंगे जैसे भी होगा। तो परिचय के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं की दर एवं अभिक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है वह रासायनिक बलगतिकी कहलाती है। यानी जिस रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रियाओं की दर एवं अभिक्रिया के क्रियाविधि के बारे में समझा जाता है या अध्ययन किया जाता है उसे रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। केवल रासायनिक बलगतिकी की परिभाषा इतना ही है। कभी कभी ये रासायनिक बलगतिकी की परिभाषा भी पूछ देता है, तो आप इसको समझ सकते हैं। वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में। वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं को 3 भागों में विभाजित किया गया है। वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं को 3 भागों में विभाजित किया गया है, आप देख सकते हैं। पहला है मंद अभिक्रियाएं, दूसरा तीव्र अभिक्रियाएं, तीसरा मध्यम अभिक्रियाएं। तो आइए सबसे पहले हम मंद अभिक्रिया के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। ये मंद अभिक्रिया ऐसी अभिक्रियाएं जो अत्यंत ही धीमी गति से संपन्न होती हैं, अर्थात जिनके पूरा होने में कई दिनों, सप्ताहों, महीनों या वर्षों का समय लगता है, मंद अभिक्रियाएं कहलाती हैं। मंद अभिक्रियाएं किसे कहते हैं तो आप ये मंद अभिक्रिया की डिफिनेशन यानी परिभाषा देख लीजिए और इसको आप लिख भी सकते हैं कि मंद अभिक्रियाएं किसे कहते हैं। तो आप इसको सरल, बहुत ही सामान्य और सरल भाषा में है। ऐसी अभिक्रियाएं जो अत्यंत ही धीमी गति से संपन्न होती हैं अर्थात जिनके पूरा होने में कई दिनों, सप्ताहों, महीनों, वर्षों का समय लगता है, मंद अभिक्रियाएं कहलाते हैं। यानी मंद अभिक्रिया उसे कहते हैं जो अभिक्रियाएं बहुत ही धीमी गति से संपन्न होती हैं, अत्यंत धीमी गति से संपन्न होती हैं, उसे मंद अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण ये आप देख सकते हैं। उदाहरण में जंग लगना एक मंद अभिक्रिया का उदाहरण है। यानी जंग लगना भी एक मंद अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला है संक्षारण। यानी संक्षारण भी एक अति महत्वपूर्ण है। कभी कभी 2 या 3 नंबर वाले प्रश्नों में पूछ देता है संक्षारण किसे कहते हैं। अधिकतम 2 नंबर वाले प्रश्नों पर ये पूछा जाता है हर वर्ष। तो संक्षारण को आप समझिए वायुमंडल या किन्हीं रासायनिक अभिकर्मकों द्वारा धातुओं के धीरे धीरे नष्ट होने की क्रिया को धातुओं का संक्षारण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, संक्षारण किसी भी धातु का हो सकता है, जरूरी नहीं है लोहे का। लोहे में केवल जंग लगता है। जंग लगना जब परिभाषा पूछेगा तो ये वाली लिखना है। यानी अगर संक्षारण पूछता है तो वायुमंडल या किन्हीं रासायनिक अभिकर्मकों द्वारा धातुओं के धीरे धीरे नष्ट होने की क्रिया को धातुओं का संक्षारण कहते हैं। संक्षारण में कोई भी धातु हो सकती है, यानी सभी में कई प्रकार की धातुएं होती हैं, तो संक्षारण सभी का होता है। इसलिए संक्षारण में यही परिभाषा लिखी जाएगी। तो लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना, यह परिभाषा अत्यंत महत्वपूर्ण है, आप देख सकते हैं। यह कई बार पूछी गई है, इसके बारे में आपको पता भी होगा। तो लोहे में जंग लगना, जब कोई लोहे का टुकड़ा नमी, पानी, वायु आदि के संपर्क में आता है तो वह धीरे धीरे संक्षारित होने लगता है तथा लोहे की बाह्य सतह पर हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड की परत जमने लगती है, जिसे जंग कहते हैं। जंग यानी जब कोई लोहे का टुकड़ा नमी, पानी, वायु आदि से क्रिया करने लगता है और क्रिया करके नमी, पानी, वायु से क्रिया करके हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड यानी फेरिक ऑक्साइड जब बना लेता है तो उसे लोहे में जंग लगना कहते हैं। यही लोहे में जंग लगना की परिभाषा है। वो आप
क्रिया कर देख लीजिए कैसी क्रिया करती है। Fe2OH का होल ट्वाइस प्लस 1/2O2 प्लस XH2O इक्वल टू Fe2O3 डॉट XH2O, इस प्रकार की क्रिया करती है। लोहे में जंग लगना इस प्रकार क्रिया करता है। दूसरा उदाहरण मंद अभिक्रिया का एक दूसरा उदाहरण भी आप समझ सकते हैं। कमरे के ताप पर कोयले का ऑक्सीकरण। यदि कोयले को खुला छोड़ दिया जाए तो सामान्य ताप पर ही कोयला ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत होकर CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होने लगता है। यह क्रिया भी अत्यंत मंद गति से संपन्न होती है, यानी यह भी एक मंद अभिक्रिया का उदाहरण है। आप देख सकते हैं मंद अभिक्रिया का उदाहरण, कमरे के ताप पर कोयले को ऑक्सीकरण, यानी कमरे के ताप पर जब कमरे के ताप यानी सामान्य ताप पर कोयले का ऑक्सीकरण होता है, यानी कोयले का जब ऑक्सीकरण किया जाता है तो वो सामान्य ताप पर ही कोयला ऑक्सीजन से क्रिया करके, कोयला जो है तो ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। तो ये है मंद अभिक्रिया का उदाहरण। दूसरा पढ़ते हैं तीव्र अभिक्रियाएं। तीव्र अभिक्रियाएं के बारे में आप समझिए। तीव्र अभिक्रियाओं को थोड़ा सा आप इसको परिभाषित। तीव्र ऐसी अभिक्रियाएं जो अत्यंत ही तीव्रता के साथ संपन्न होती हैं, अर्थात जिन अभिक्रियाओं को पूरा होने में 1 पिको सेकंड से भी कम समय लगता है, यानी 10⁻⁻12 से 10⁻⁻14 से कम से माने 14 सेकंड तीव्र अभिक्रिया कहलाती है। यानी ऐसी अभिक्रियाएं जो अत्यंत ही तीव्रता, बहुत ही जल्दी जो अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं, बहुत ही जल्दी से जो अभिक्रियाएं संपन्न हो जाती हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को तीव्र अभिक्रियाएं कहते हैं। तीव्र अभिक्रिया ऐसी अभिक्रियाओं को कहते हैं। तीव्र अभिक्रियाओं को संपन्न होने में केवल 10⁻12 से 10⁻14 सेकंड का, यानी बहुत कम, 10⁻12 यानी बहुत कम का समय लगता है इसको संपन्न होने में। उदाहरण आप देखिएगा इसके। एक उदाहरण, जब बेरियम क्लोराइड की क्रिया H2SO4 से कराई जाती है तो अत्यंत तीव्रता के साथ बेरियम सल्फेट का अवक्षेप प्राप्त होता है। जब इसकी क्रिया होती है, यानी इस तीव्र अभिक्रिया के बारे में आपको, यानी कितनी तेज़ी से होती है इसके बारे में बताया। जब बेरियम क्लोराइड की क्रिया H2SO4 से कराई जाती है तो अत्यंत तीव्रता के साथ, यानी बहुत तेज़ी से यह क्रिया संपन्न हो जाती है और अवक्षेप प्राप्त होता है बेरियम सल्फेट। आप इसकी क्रिया देख लीजिए कैसी होती है। BaCl2 प्लस H2SO4 इक्वल टू BaSO4 प्लस 2HCl। BaSO4 अब एक अवक्षेप प्राप्त होता है। अवक्षेप हमेशा तली पर बैठता है, इसलिए ये जो तीर का निशान है तो नीचे की ओर लगेगा। ये आपको अवश्य ही लगा देना है। कुछ लगाते नहीं है इसलिए नंबर धीरे धीरे कट जाता है, एक एक नंबर आपका कटता जाता है तो आपका नंबर बहुत कम हो जाता है। इसलिए यहाँ पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर अवक्षेप में नीचे की ओर, अगर गैस होती है तो ऊपर की ओर तीर का निशान लगाया जाता है। इस पर आप विशेष ध्यान दीजिए। तीसरा है आपका मध्यम अभिक्रिया। मध्यम अभिक्रिया के बारे में आप थोड़ा सा समझिए। मध्यम अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं जो ना तो बहुत मंद गति से संपन्न होती हैं और ना ही अत्यंत तीव्रता के साथ, यानी जो तो ना ही बहुत मंद गति से हों और ना ही बहुत तीव्रता के साथ हों। तो ऐसी अभिक्रियाएं जो तो ना ही बहुत मंद गति और ना ही तीव्रता से संपन्न होती हैं, बल्कि जिनका वेग औसत होता है, मध्यम अभिक्रियाएं कहलाती है। यानी जिनका वेग औसत होता है, सामान्य होता है, उसे मध्यम अभिक्रियाएं कहलाते हैं। उदाहरण आप एस्टर का जल अपघटन देख लीजिए। उदाहरण के लिए आपको ये एस्टर का जल अपघटन RCOOR प्लस HOH। ये जल है। H2O आप जब उसकी जल की क्रिया देखेंगे तो जल की क्रिया इसी प्रकार होती है, HOH की प्रकार से होती है। यही जल की मेन सूत्र यही है, HOH। RCOOR प्लस HOH, जब जल से इसकी क्रिया होती है तो क्या बनता है, RCOH कार्बोक्सिलिक अम्ल प्लस एल्कोहल बनता है ROH, यानी ये एल्कोहल बनता है और ये कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाता है क्रिया करके जल से। कि एस्टर जो है तो जल से क्रिया करके कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है प्लस एल्कोहल। ये सामान्य रूप से, यानी इतनी तेज़ी से नहीं होती, बहुत ही
सामान्य रूप से ना बहुत तेज होती है ये अभिक्रिया और ना ही बहुत धीमी गति से होती है, ये सामान्य अभिक्रिया होती है। इससे ये दूसरा नंबर भी आप देख सकते हैं, C12H22O11 प्लस HOH C6H12, ये सुक्रोज है। सुक्रोज का जल अपघटन यहाँ पर करा गया है, C12H22O11 प्लस HOH, यानी जल से अपघटन जब इसका कराया जाता है तो C6H12O6 ये ग्लूकोज है, C6H12O6 प्लस C6H12O6 ये फ्रक्टोज है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का सूत्र एक ही होता है, आप इसका ध्यान रखिएगा, C6H12O6 प्लस C6H12O6। क्रिया भी थोड़ी अलग होती है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज की क्रिया अलग होती है, यानी ये अणु जो होते हैं इनके थोड़े से जब आप इसके देखेंगे तो अलग अलग रहेंगे, लेकिन सूत्र जो होते हैं एक समान होते हैं, एक ही होते हैं, C6H12O6 और C6H12O6। ये ग्लूकोज है, ये फ्रक्टोज है। सुक्रोज का आप कभी कभी सुक्रोज विकल्प में भी पूछ देता है 1 नंबर वाले प्रश्नों पर, इसको आप ध्यान से रखिएगा। C12H22O11 पर ध्यान से। अब अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया के वेग ये भी एक अति महत्वपूर्ण है, 12वीं कक्षा 12 की दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण है, यह पूछा जाता है। अभिक्रिया का वेग किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर एक निश्चित समयांतराल में अभिकारकों अथवा क्रियाफलों के सांद्रण में परिवर्तन के बराबर होती है, उसे अभिक्रिया का वेग कहते हैं। अभिक्रिया का वेग किसे कहते हैं? किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर एक निश्चित समयांतराल में, एक निश्चित समय यानी उसके समय जो है तो निश्चित रहती है, समय में जितने अंतर होता है उसकी निश्चित समयांतराल में अभिकारकों अथवा क्रिया फलों के सांद्रण में परिवर्तन। अभिकारकों एवं क्रियाफलों के उत्पाद और अभिकारक, ये जो क्रियाफल होते हैं जो बनता है, और अभिकारक अथवा क्रियाफलों के सांद्रण में परिवर्तन, जो इनका सांद्रण होता है, सांद्रण में परिवर्तन के बराबर होते हैं ये अभिक्रिया का वेग। तो दर बराबर देखिएगा, दर बराबर अभिकारकों या क्रियाफलों के सांद्रण में परिवर्तन, अभिकारकों या क्रियाफलों के सांद्रण में परिवर्तन बटे समय, यानी जो समय लगता है वो समयांतराल है, समय कम होता जाता है या ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पर समयांतराल रखा जाता है। एक समय नहीं रहता, इसलिए समयांतराल, समय में अंतर जो होता है। यदि कोई अभिक्रिया निम्न प्रकार संपन्न हो रही है, A+B, यानी यहाँ पर हम ये क्रियाफल और अभिकारक के लिए A+B लिए हैं, अभिकारक के लिए, और क्रियाफल के लिए C+D, ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट C+। तो A+B = C+D मान लेते हैं और इस प्रकार की क्रिया संपन्न होती है। तो इसके लिए क्या होता है, अतः दर बराबर A या B अथवा C या D के सांद्रण में परिवर्तन, A या B, या तो फिर केवल अभिकारक में परिवर्तन, सांद्रण में परिवर्तन होगा, या फिर C+D यानी उत्पाद भी पर, एक साथ दोनों का नहीं होगा, अलग अलग होगा। जो A+B जब इसका निकालेंगे तो A+B केवल इतना लेंगे, अथवा जब इसका निकालेंगे तो C+D, और इन बटे में समयांतराल, जितना समय लगेगा उतना समयांतराल। समय के साथ अभिकारकों के सांद्रण में कमी होती है, समय के साथ अभिकारकों के सांद्रण में कमी, जब समय बढ़ेगा तो ये जो अभिकारक है तो निश्चित रूप से घटेगा, ये जो समय है तो निश्चित रूप से घटता रहेगा। और ये जो A+B, ये जब अभिकारक है, जब ये प्रोडक्ट में बदल जाएगा तो अभिकारक कम होता जाएगा, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है समय के साथ अभिकारकों के सांद्रण में कमी होती है। जब समय बढ़ता जाएगा तो ये जो अभिकारक है तो अभिकारक प्रोडक्ट में बदल जाएगा तो अभिकारक भी कम हो जाएगा। अतः दर बराबर A या B के सांद्रण में कमी, A या B के सांद्रण में कमी होगी, दर बराबर ये देख सकते हैं A या B के सांद्रण में कमी बटे समयांतराल, जो समय लगेगा वो समयांतराल है। क्योंकि समय के साथ क्रियाफलों के सांद्रण में वृद्धि होती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं समय के साथ है, समय के साथ क्रियाफलों के सांद्रण में वृद्धि होती है, अतः दर बराबर C या D के सांद्रण में वृद्धि बटे समयांतराल। C या D के सांद्रण में वृद्धि, यानी जब ये आपका A+B, यहाँ से समझिए A+B, जब ये अभिकारक कम होगा तो C+D प्रोडक्ट बढ़ेगा, जब ये क्रिया करके प्रोडक्ट बनाएगा तो ये कम होगा, कम होता चला जाएगा और ये बढ़ेगा। यानी आप उसको सामान्य विधि से समझिए कि जब ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, यानी इसमें परिवर्तन हो जाएगा, इससे ये बन रहा है तो ये परिवर्तन हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर लिखा गया C या D के सांद्रण में वृद्धि
बटे समयांतराल। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो आपको जल्द ही दी जाएगी, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हर एक वीडियो समय पर मिलती रहे। और यहाँ पर आपको केवल मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों का ही समावेश किया जाएगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। धन्यवाद दोस्तों।